बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फ़िज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट है, इसका टॉपिक नंबर 1.4 जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है, इसको समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आएगा, पहले आप उसको सुन लें। दो तरीके से पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पहला तरीका है वो आपके इसी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैंने उसको यहाँ पर लिखा भी है। तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1.3 उसका ए पार्ट के अंदर वो स्टेटमेंट लिखता है और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको आप डिफाइन कर दें, इसका मतलब क्या है ये बता दें। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम मेजरमेंट में क्यों यूज करते हैं, 2 रीजंस भी बताएं। How to find the uncertainty in a timing experiment such as time period of a simple pendulum। यानी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। लेट करें हमने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फाइंड करना है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो उसने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो मैं आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, प्रॉपर हेडिंग के साथ। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड ये है कि आपसे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करवाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स पूछेगा कि भाई आप रूल्स लिख दें, वो हम इससे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशंस में किस तरह यूज़ करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये पूछ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 मेथड से आ सकता है। हम दोनों मेथड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कितना याद करना है ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें से अच्छे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिस तरीके से सिंपल वो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या ये जो दूसरी लाइन है राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन मेजरमेंट, ये 2 रीजंस अलग से पूछ सकता है। ठीक है, और इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करते हैं वो अलग से शॉर्ट बन सकता है। तो मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो हम इसके रूल्स पढ़ेंगे उसमें से कई तरह के एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। तो जब हम रूल्स समझेंगे तो अगर इसमें से कोई भी एमसीक्यूज़ आएगा तो वो आप इजीली उसको करेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो टॉपिक है ये किस किस तरीके से पेपर में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। तो आपने इसको कंप्लीट समझना है, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक काम करें कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1.4 का नेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका पहले हम मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, यानी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। और फिगर्स, फिगर्स बोलते हैं नंबर्स को, डिजिट्स को, जिस तरह 1 2 3 ये सारे के सारे डिजिट्स हैं। तो अहम नंबर्स। अब ये अहम क्यों है, ठीक है, आइए इसकी ज़रा डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिसकी मदद से आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। तो लेट करें मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ना ये एक स्केल है। इस तरीके से आपके पास स्केल होता है जिसके साथ आप लाइंस लगाते हैं, और आपके पास एक पेंसिल है। ठीक है, इस पेंसिल की आपने लेंथ फाइंड करनी है इस स्केल की मदद से। तो आप क्या करेंगे, इस स्केल के ऊपर इस तरीके से ये आप पेंसिल रखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर रीडिंग कितनी आई। ठीक है, देखें ये रीडिंग यहाँ पर आ रही है 5.7 से थोड़ा सा आगे पेंसिल जा रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन और बाकी चीज़ें समझने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी है। अब देखें, मैंने बताया ये हमारे पास स्केल है, ये 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये देखें
तो यहाँ पर ये 0, उसके बाद 1 2 3, तो 0 से शुरू हो रहा है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये फिर 1 है, इस तरीके से चलता चलता, मैं इसको दरमियान से स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारे पास है 5 वाली लाइन, 5 के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 8 9, ये हमारे पास 6, ये 10 डिवीजन के बाद जो है नेक्स्ट नंबर आता है। तो ये जो मैंने पेंसिल रखी थी ना यहाँ पर, ये जो मैंने पेंसिल या बोर्ड मार्कर रखा था, ये ना यहाँ तक आया था, इस तरीके से यहाँ तक इसकी रीडिंग आई है। इसको समझते हैं यहाँ पर ऐसे करके। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं, आप में से आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपसे पूछता हूँ बताएं कि इसकी लेंथ क्या है। तो कोई स्टूडेंट ये बताएगा कि सर इसकी जो लेंथ है ना वो 5.5 और 5.6 है, 5.6 है, 5.6 है। तो मैं कहता हूँ क्या एग्जैक्ट 5.6 है या इससे थोड़ी सी आगे है। तो अब देखें इसका जो पॉइंटर है ना वो 5.6 से थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर ये 5.61 हो सकती है। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो कहता है नहीं सर ये 5.62 है, 2 है, वो भी अंदाज़ा लगा रहा है, यानी 5.6 तक तो कन्फर्म है। ये 5.5 है, 5.6 और ये 5.7, 6 तक तो कन्फर्म है। चूँकि निब थोड़ी सी आगे चली गई तो लिहाजा अब आगे हमें अंदाज़ा ही लगाना है कितना है। और तीसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो कहता है नहीं सर ये 5.63 है। तो इस तरीके से 3 स्टूडेंट्स रीडिंग देते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये जो रीडिंग है ना, ये हमें क्या बता रही है। इसमें जो पहले 2 नंबर हैं वो तो हमारे पास उसके ऊपर तीनों स्टूडेंट्स मुत्तफिक हैं, तीनों स्टूडेंट्स के लिए वो जो पहले 2 नंबर है वो सेम है। यानी ये वो नंबर है जो कि एक्यूरेटली नोन है, जो हमें सही तरीके से पता है, यानी एक्यूरेटली सही तरीके से इनका पता है। जबकि जो आगे वाला नंबर है ना, उसके बारे में ये जो 1 है और 2 है और 3 है, इसके बारे में हम क्या लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। यानी इसके बारे में हमें डाउट है, हो सकता है 1 हो सकता है थोड़ा सा आगे 2 हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास है डाउटफुल, डाउटफुल। तो अब सिग्निफिकेंट यानी अहम, पहले 2 नंबर तो अहम है भाई, वो तो अहम है, वो तो हमें रीडिंग बता रहे हैं कि 5.6 है। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है ना, अगर देखें तो ये भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी भी थोड़ी सी अहमियत है। कैसे? क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो 5.65 से आगे नहीं गया। 5 चूँकि ये लेट करें, ये वाली लाइन जो है ना ये 6 है, उसके बाद ये हमारे पास इस तरीके से 7 है और ये निब जो है यहाँ तक गई, यहाँ तक इस तरीके से गई। तो अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि 6 और 7 यानी इसका जो हाफ है उससे थोड़ी सी पहले है। तो जो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं ना 6.1 6.2, ये अंदाज़ा 5 से पहले लगा रहे हैं। किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि सर 5.67 है या 5.6, यानी 5 से हाफ से आगे नहीं जा रहे। तो उसका मतलब जो लास्ट डिजिट है ये भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब यही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी जो हमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट है वो अहम होते हैं, और जो पहला डाउटफुल है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, चूँकि वो भी हमें मेजरमेंट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यही इसकी डेफिनेशन है। आइए ज़रा अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इन एनी मेजरमेंट, आपने कोई भी मेजरमेंट ली, जिस तरीके से आपने एक ये हमारे पास पेन था या हमारे पास बोर्ड मार्कर है, आपने इस तरीके से इसकी लेंथ इस तरीके से फाइंड की, ठीक है। तो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, वो डिजिट जो आपको अच्छे से पता है कि भाई इतनी वैल्यू तो है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और ये जो पहला जिसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, ये भी जो एक्यूरेटली नोन है वो वाले डिजिट्स, वो वाले नंबर्स, और जिसके बारे में थोड़ा सा डाउट है वो, ये दोनों नंबर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि फिजिक्स के अंदर हम मेजरमेंट लेते हैं, तो फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी आपकी जो मेजरमेंट है ना वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती। कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% करेक्ट जो रीडिंग है, मेजरमेंट है, वो नहीं दे सकता। उसकी कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो जो डाउट जो क्रिएट होता है वो भी अहम होता है, ये बात है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, यही डेफिनेशन आप पेपर में लिखेंगे। अब उसने पूछा व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपको बता दी कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं, कुछ डिजिट्स हमें एक्यूरेटली नोन होते हैं
और कुछ के बारे में हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि 5.6 है, थोड़ी सी आगे चले 5.1 या 5.62 है। तो ये जो एक्यूरेटली नोन है और जिनके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट है, जो हम अंदाज़न बता रहे हैं, ये दोनों तरह के जो डिजिट्स हैं, दोनों तरह के जो फिगर्स हैं, ये अहम है। इनको हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन की लाइन है उसने पूछा है कि राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। हम इनको मेजरमेंट में क्यों यूज करते हैं भाई, इसकी 2 रीजन बताए। तो मैंने देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग दी है कि 2 रीजंस फॉर यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों चाहिए होते हैं, इसकी 2 वजूहात हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहली जो हमारे पास रीजन है उसकी हेडिंग देखें, टू रिफ्लेक्ट मेजरमेंट प्रिसीजन, यानी इससे हमें मेजरमेंट जो है कितनी ठीक है उसका पता चलता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से पता चलेगा। अच्छा लेट करें एक स्टूडेंट जो है ना वो मुझे इसकी रीडिंग बताता है, इसकी लेंथ की रीडिंग बताता है कि सारी इसकी जो लेंथ की रीडिंग है ना वो है 5.6248 ये है। अब देखें उसने इतने नंबर बता दिए, जबकि हम इस स्केल से इतने इशारिया के बाद इतने नंबर की रीडिंग ले ही नहीं सकते। या तो हमारे पास 5.6 होगी या 5.7 होगी, यानी हम एक नंबर का तो चलो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम इतना आगे तक नहीं जा सकते, ये इसकी लिमिट से बाहर है। यानी ये इशारे के बाद इतनी ज़्यादा मालूमात हमें ये वाला स्केल नहीं दे सकता। या 5.6 होगी, चले अंदाज़न 5.62 हो जाएगी। ये 2 नंबर हमने अपनी तरफ से लिख लिए हैं। तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर शो हाउ एक्यूरेटली अ क्वांटिटी वाज मेजर्ड। सिग्निफिकेंट ये शो करते हैं कि जो आपकी क्वांटिटी है ना वो कितनी एक्यूरेट है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज, इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से। अब इस इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से सिर्फ इतने नंबर अहम है, इनकी कोई अहमियत नहीं है, यानी ये अपनी तरफ से लिखे गए हैं, इनको हम यूज नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या शो करते हैं कि कोई भी मेजरमेंट है वो कितनी एक्यूरेट है इंस्ट्रूमेंट की बेस के ऊपर, ये हमें बताते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है टू अवॉइड फॉल्स एक्यूरेसी, यानी कि फॉल्स एक्यूरेसी से अवॉइड करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, यहाँ पर लेट करें आप एक वेट मशीन के ऊपर अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है, और आपसे मैं एक दफ़ा वेट पूछता हूँ कि आपका मैस कितना है, ठीक है, तो आप कहते हैं सर मेरा मैस जो है ना वो है 55 किलोग्राम। अब देखिए इसमें ये 2 नंबर है, दोनों सिग्निफिकेंट है। अच्छा मैं कहता हूँ इसको ना वेट मशीन के ऊपर खड़े होकर मेजर करो। जब आप मेजर करते हैं तो वहां पर आता है 55.30 किलोग्राम। अब देखें इसमें सिर्फ 2 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका 55 नहीं है, 55 से थोड़ा सा ऊपर है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना ये हमें मेजरमेंट के बारे में बताते हैं कि मेजरमेंट जो है वो कितनी एक्यूरेट है। ये कम एक्यूरेट है, ये जो है ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फॉल्स एक्यूरेसी से बचने के लिए लेट करेंगे कि अगर कोई कहता है कि मेरा जो वेट है वो 55.30, 3-4 नंबर और आगे लगा देता है, तो वो 3-4 जो नंबर लगा रहा है वो बेसिकली वो फॉल्स एक्यूरेसी दे रहा है, वो नंबर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी आगे तक इशारे के बाद इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम मैस मेजर नहीं कर सकते इंसान का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिवेंट अस फ्रॉम इम्प्लाइंग मोर प्रिसीजन देन द डाटा एक्चुअली सपोर्ट, यानी डाटा जितनी प्रिसीजन जितनी एक्यूरेट सपोर्ट कर सकता है उससे ज़्यादा सपोर्ट करने से ये प्रिवेंट करते हैं। यानी अगर कोई कहता है कि किसी चीज मेरा मैस जो है 55.3052 किलोग्राम है, अब देखिए ये जो 52 किलोग्राम है ना ये फॉल्स एक्यूरेसी दे रहे हैं, यानी इतनी इशारे के बाद इतनी आगे हम मेजरमेंट ले ही नहीं सकते, हमारे पास ऐसी वेट मशीन है, ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। यानी अब यहाँ पे ये ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमें बचाते हैं, जो डाटा है वो कितनी इशारे के बाद उसमें कितनी प्रिसीजन हो सकती है, कितना वो करेक्ट हो सकता है, इसको बताते हैं। तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि जो हमने मेजरमेंट ली है वो कितनी एक्यूरेट है, फॉल्स एक्यूरेसी से बचाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी बेस के ऊपर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं इससे हम पता चला सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था इसका सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन और इसकी यूज़ करने की 2 रीजंस। इसकी हेडिंग दे पॉइंट लिखें, हेडिंग दे पॉइंट लिखें, आपको ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसने पूछा है कि हाउ टू फाइंड अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको अच्छे समझते हैं।
तो मैं इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं साथ साथ लिखूँगा तो इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसको लिखने के बाद मैं आपको ये भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक समझा चुका हूँ। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट, यानी जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डाउट होता है। जिस तरीके से मैं आपको स्टार्ट के अंदर समझा के आ चुका हूँ, जो लास्ट वाला डिजिट है वो अंदाज़न होता है, वो डाउट होता है। तो इसी डाउट को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अगर आप अनसर्टेनिटी के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो टॉपिक नंबर 1.3 उसको आप अच्छे से देख लीजिए, और वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इम्पोर्टेंट है और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चूंकि उसने पूछा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, तो हम हेडिंग भी यही दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें, पहले हम उसको बताएंगे कि किस तरह फाइंड करते हैं, फिर एग्जाम्पल्स से उसको फाइंड करके देंगे और फाइनल रिजल्ट भी लिखेंगे, यानी प्रॉपर जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स दिए जाते हैं वैसे ही मैंने एज इट इज़ आपको लिख के दिया है। अभी आप समझ लें, लास्ट पे आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, देखिएगा। द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज़ फाउंड बाय, टाइम पीरियड के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो डाउट है, यानी जो हमने टाइम फाइंड किया है वो कितना ज़्यादा कितना कम हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो उतना तो नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में किस तरह फाइंड करते हैं, बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो जिस इंस्ट्रूमेंट से स्टॉप वॉच से आपने टाइम पीरियड मेजर किया उस स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कितनी वाइब्रेशंस आपने कंप्लीट करवाई। तो इसी बात को, इसी सेंटेंस को यहाँ पर लिखा हुआ है। अनसर्टेनिटी क्या होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड, लीस्ट काउंट पहले लिख लें ऊपर, डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो इस तरीके से हमने उसको बता दिया कि हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है। मैट्रिक क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। इस तरीके से हमारे पास एक स्पोर्ट है, जिस तरीके से छत है, उसके साथ आप रस्सी बांध दें और रस्सी के नीचे आप छोटी सी एक कोई मैस एम हैंग कर दें, तो ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया, ये सिंपल पेंडुलम है। तो ये अपनी मेन पोजीशन पे है। अब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाकर छोड़ दें, ठीक है। इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पर आप इसको ले जा के जब छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक ये वाइब्रेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, उसने पूछा भी हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रॉब्लम, तो टाइम पीरियड होता क्या है पहले आपको इसका पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ये होता है कि लेट करें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहाँ पे लाकर छोड़ दें, यहाँ पे लाकर छोड़ दें, तो इस तरीके से जैसे छोड़ेंगे इस तरीके से वापस जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा मेन, और दोबारा जहाँ छोड़ा था वहीं पर दोबारा आ जाएगा जिस तरीके से। यानी आपने सिंपल प्रॉब्लम को यहाँ, ये उसकी मेन पोजीशन पे रेस्ट पे था, जिस तरीके से झूला होता है जिस पे बच्चे झूला लेते हैं, पींग जिसे बोलते हैं, वो भी ऐसे ही है। जब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ते हैं, जैसे छोड़ेंगे तो इस तरीके से वो वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, और जहाँ पे छोड़ा एक चक्कर पूरा करके दोबारा जब वहाँ पे आ जाता है, वापस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कि उसका एक वाइब्रेशन पूरी हो गई, एक चक्कर पूरा हो गया, एक ऑसिलेशन पूरी हो गई। और एक ऑसिलेशन पूरा होने में, एक वाइब्रेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब एग्जांपल ये है कि लेट करें हमारे पास ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, हमने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा स्टॉप वॉच ऑन कर ली और इस तरीके से ये मूव करता रहा। 30 सेकंड के बाद हमने स्टॉप वॉच ऑफ की और ये भी नोट किया कि इसने कितने इस तरीके से वाइब्रेशंस पूरी की। तो लेट करें कि टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन, यानी इसने जो 30 वाइब्रेशंस है, एक इस तरीके से, दो इस तरीके से, ये 30 वाइब्रेशन पूरी की, और टाइम कितना लगा अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच, लेट करें 54.6 सेकंड लगा। यानी 30 वाइब्रेशन पूरा होने में, 30 वाइब्रेशन पूरा होने में जो टाइम लगा वो इतना है। तो भाई फिर एक वाइब्रेशन का टाइम क्या होगा, क्योंकि टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर पूरा होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। 30 का अगर इतना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जितना टाइम लगा है उसको जितनी वाइब्रेशन उस पर डिवाइड कर दें। 54.6 को 30 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 1.82।
यानी कि एक वाइब्रेशन पूरा होने में, एक वाइब्रेशन ये इस तरह गया वापस आ गया, एक वाइब्रेशन पूरा होने में जो टाइम लगा है वो क्या है, वो 1.82 सेकंड है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, ये देखो ऊपर फॉर्मूला बता के आ चुका हूं। अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब लीस्ट काउंट क्या है इसकी, लीस्ट काउंट है 0.1 सेकंड। देखिए इशारे के बाद कितने नंबर है, सिर्फ एक है ना, तो इशारे के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी लीस्ट काउंट है। तो 0.1 सेकंड यानी ये 54.6 होगा या 54.7 होगा, यानी 0.1 का डिफरेंस आएगा। इशारे के बाद एक नंबर है ना, तो 0.1 सेकंड जो है वो लीस्ट काउंट है किसकी, उस स्टॉप वॉच की जिसके साथ हम ये टाइम मेजर कर रहे हैं। ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने थे, 30 थे। लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट हमारे पास इशारे के बाद एक नंबर है तो 0.1, अगर इशारे के बाद दो नंबर होते तो 0.01 सेकंड होता। ओवर 30, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आएगा 0.003 सेकंड। तो अनसर्टेनिटी क्या आ गई ये। अब यहाँ पर फाइनल आंसर देखिएगा, टाइम पीरियड इज रिटन एज, तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड लिखेंगे। वैसे तो टाइम पीरियड हमारे पास 1.82 सेकंड है, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम 1.82 सेकंड, लेकिन एग्जैक्ट 1.82 सेकंड नहीं। आप जानते हैं कोई भी वैल्यू 100% एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे हो सकता है। 1.82 की बजाय थोड़ा सा इसको ज़्यादा या थोड़ा सा कम टाइम लगा हो, तो वही उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में अनसर्टन यानी वैल्यू क्या एग्जैक्ट है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, वो अनसर्टेनिटी वो हमने फाइंड कर ली। तो आप जानते हैं रीडिंग के साथ प्लस माइनस के बाद हम अनसर्टेनिटी को लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने ये लिख ली। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम पीरियड जो है सिंपल प्रॉब्लम की उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली। इसके बाद एक पॉइंट है, हेंस इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस द टाइमिंग अनसर्टेनिटी। अगर आप अनसर्टेनिटी यानी डाउट को मज़ीद कम करना चाहते हैं, वैल्यू को मज़ीद एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा वाइब्रेशन करें, यानी 30 की जगह 50 वाइब्रेशन होगी तो यहाँ पर बटे में 50 आएगा। अब आप जानते हैं नीचे जितना नंबर छोटा हो आंसर उतना मज़ीद छोटा होता है, आंसर जितना छोटा होगा अनसर्टेनिटी उतनी क्या आ जाएगी, उतनी कम आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर, ये आपने पेपर में नहीं बनानी क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो अब आपका जो एक्सरसाइज का कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है ये वाला, जो उसने एक्सरसाइज में पूछा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करो, आप इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर की हेडिंग देंगे। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है उसकी निशानियां लगवा दे, तो भाई मैंने आपको प्रॉपर जिस तरीके से बोर्ड में सॉल्व करना है पेपर में वैसे सॉल्व करके दे दिया। उसने बोला सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेडिंग दें, डेफिनेशन लिख दें उसकी। उसके बाद दो रीजंस, write two reasons for using them, two reasons for using significant figures, दो reasons दोनों की heading दे, दो reasons लिखें। उसके बाद how to find the uncertainty in timing experiment, uncertainty in timing experiment की heading दे लिखें, और time period of simple problem को आप यहाँ पर find करके दें। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है, जो आपको कंप्लीट मार्क्स देगा, वो आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर प्रॉपर हेडिंग के साथ इजी वर्डिंग के साथ लिख भी दिया और अच्छे से समझा भी दिया। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर लिखकर कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। अब मैं साइड पे हो चुका हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरह स्क्रीनशॉट से पढ़कर इसको याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, ये तो हमने एक्सरसाइज का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन किया है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन और तरीके से भी पूछ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करवा सकता है और कह सकता है कि राइट द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी यही पूछेगा What is meant by significant figures? Write the rules to find significant figures, यानी significant figures को फाइंड करने के रूल्स क्या हैं, वो बहुत अहम है। तो अभी हम इनके रूल्स ही समझते हैं। आइए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स जो हैं वो समझते हैं। अब हमारे पास हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स या रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हो और हमें बताना हो कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कैसे बताएंगे। तो इन रूल्स को आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। अगर आपको ये रूल्स आ गए तो आपके इस टॉपिक में से जितने भी MCQs बनेंगे वो आपके 100% करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको नंबर देता है और पूछता है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आपको ये रूल्स आते होंगे तो कोई भी वो नंबर अपनी तरफ से देगा तो आप उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। उसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, और आपको 4 नंबर दे देगा और उन नंबर्स के अंदर पूछेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है
उसके अंदर उसने 4 नंबर दिए हुए हैं और आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं उनमें कितने हैं। तो यानी कि रूल्स को समझने से आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर 5 रूल हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला रूल स्टूडेंट्स ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो ना हो, 1 से लेकर 9 तक, ये जितने भी डिजिट्स हैं आर सिग्निफिकेंट, ये सारे अहम हैं, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल लेट करें हमारे पास एक नंबर है 2763, ये मेरे पास एक नंबर है 2763। तो अब देखिए इसमें जितने भी नंबर हैं, जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, फिगर्स किसे बोलते हैं? डिजिट्स को, नंबर्स को। तो इसमें 4 नंबर हैं और चारों ही नॉन ज़ीरो हैं, यानी कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4 हुए, क्योंकि जितने भी नंबर्स जो ज़ीरो ना हो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। हैव 4 यहाँ पर लिख लेते हैं, हैज़, इसके अंदर क्या है? हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सिग फिग, ठीक है। आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने इसको पेपर के अंदर कंप्लीट लिखना है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, आप अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, यानी आप कोई नंबर लिख लें 3215, तो या 3 नंबर ले लें, 5 ले लें और लिख लें इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। मैंने आप जस्ट आपको रोल समझा दिया। कोई भी नंबर लिखा हो और उसमें कोई भी ज़ीरो ना हो तो वो जितने नंबर्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब सेकंड रूल ये है कि ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रूल आपने याद रखना है। यानी सिग्निफिकेंट कौन है? ये 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट है, नॉन ज़ीरो डिजिट सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो अगर ज़ीरो आ जाए दरमियान में किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ये वाले जो नंबर्स हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। अच्छा, दरमियान वाली जो ज़ीरो है ना उसको बोलते हैं कैप्टिव ज़ीरो, यानी वो कैद है, अंदर कैद है। इज़ इट सेल्फ सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट ही होती है। एग्जाम्पल लेट करें, मेरे पास लिखा हुआ है 3002, ठीक है, 3002। अब देखें यहाँ पर सिग्निफिकेंट कौन है? 3 और 2 अकॉर्डिंग टू रूल 1 जो नॉन ज़ीरो हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सिग्निफिकेंट है। 3 और 2 जो है ये तो सिग्निफिकेंट है। अब ये जो ज़ीरो है ये इनके दरमियान में आ गई, सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ गई। तो दरमियान में आ गई तो यह भी क्या हो गई? सिग्निफिकेंट हो गई। तो इस नंबर में हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और नंबर भी लिख सकते हैं, आप लिख लें 504 लिख लें, ठीक है, 504 लिख लें। तो वहाँ पर उसमें फिर 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 और 4 तो सिग्निफिकेंट है, दरमियान में आपने 0 लगाई तो उसमें 3 हो जाएंगे। तो आप दो दो एग्जांपल्स लिखते जाएं, मैं एक एक लिख रहा हूँ, पेपर के अंदर एक एक भी इनफ है। अच्छा, अब आपको पता चल गया जितने भी नॉन ज़ीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, और अगर सिग्निफिकेंट के दरमियान में 0 आ जाए तो वो 0 भी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसके बाद रूल नंबर 3 समझिएगा, इसमें ये है कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 0 अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए। कैसे? लेट करें मेरे पास ये नंबर है, लेट करें नंबर है 54, मैं इसको लिखता हूँ 0054। तो अब आपको पता है कि ये जो लेफ्ट साइड पे 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेट करें मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 रुपए हैं, या कहता हूँ मेरे पास 005 रुपए हैं, तो भाई है तो 5 है, इन 0 से के आने से कौन सा कोई फर्क पड़ा? तो यानी कि जो 0 है लेफ्ट साइड पे किसके? सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए 5 और 4 ये तो सिग्निफिकेंट है, 0 किधर आ गई? लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड वाली 0 को बोलते हैं लीडिंग 0, लीड कर रही है, शुरू में आ रही है ना। आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो जीरोस लेफ्ट साइड पे आती हैं सिग्निफिकेंट के, वो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो जिस तरह ये मेरे पास यहाँ पे एक और 0 पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो हैव, हैज़, इसके अंदर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो मैंने नंबर लिखा है, जो लेफ्ट साइड वाले 0 हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड वाले 0 हैं, उनको लीडिंग 0 कहते हैं। ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, मेजरमेंट के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए हमने 3 रूल्स पढ़ लिए, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट, दरमियान में 0 आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट, शुरू में 0 आ जाए जिसको लीडिंग 0 बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। रूल नंबर 4,
इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर 0 राइट पे आ जाए और डेसिमल हो, ठीक है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट होती है। लेट करें मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पर नंबर लिखते हैं 23.00। अब देखें ये डेसिमल के बाद 0 आई, 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल भी हो और फिर बाद में 0 आ जाए, राइट साइड पे 0 आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 230.0 लिख लें। अब देखिए इशारिया जो है डेसिमल के बाद और पहले वाली 0 क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अगर ये 23,000 लिखा हो, 0 दरमियान में ना हो, तो फिर ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये बात होगी। तो लेफ्ट साइड वाली 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट साइड वाली सिग्निफिकेंट है, लेकिन शर्त ये है कि डेसिमल भी दरमियान में कहीं पे लगा हो, डेसिमल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, दरमियान में कहीं, एंड पे ना हो, दरमियान में कहीं पे भी हो, 2 के बाद भी हो सकता है, 3 के बाद भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, दरमियान में, एंड पर नहीं। तो वो जो 0 है राइट साइड वाली वो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो अब अगली बात करते हैं ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, ये है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक मैंने डिटेल के अंदर समझाया है, आप उसको देख सकते हैं इसी प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पर ये है कि व्हेन द मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, लेट करें हम कोई मेजरमेंट, मेजरमेंट से मुराद ये नंबर, ये मेजरमेंट, ये नंबर मेजरमेंट है, ये क्या है, मेजरमेंट नंबर है। जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं तो उसमें पावर ऑफ 10 इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, पावर ऑफ 10 इज नॉट कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। तो पावर ऑफ 10 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो फिर भाई सिग्निफिकेंट क्या होता है, ओनली द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट, यानी पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी नंबर हो गए वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। लेट करें मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये मेरे पास एक नंबर है। अब इसमें पावर ऑफ 10 इज नॉट कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, ये पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। ओनली द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के अलावा ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, आर सिग्निफिकेंट, ये क्या है, सिग्निफिकेंट। तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट हुए, हैज़, ये 2 है ना, 4 और 5, हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट करें मेरे पास एक नंबर है मेरे पास 8000, लेट करें 8000 है, हमने मैस मेजर किया किसी चीज़ का 8000 किलोग्राम, लेट करें मेजर किया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, चूंकि यहाँ पर दरमियान में इशारिया नहीं है, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 8, वैसे लिख लें, 3 0 है, 10 की पावर 3 लिख लें, किलोग्राम लिख लें। तो अब इसमें कितने हैं, 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 10 की पावर से पहले वाले क्या है, वो सिग्निफिकेंट है, तो ये 1 है, तो हैव्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर ना ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करती है ये चीज़। कैसे, इसको समझिएगा। देखिए आप जानते हैं अगर 1 0 हो तो वो 10 होता है, अगर 2 0 हो तो वो 100 होता है, अगर 3 0 हो तो वो 1000 होता है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम होगी, कितनी होगी, 10 किलोग्राम, यानी 1 0, तो फिर इसमें हम इशारे के बाद 2 0 लेंगे, तो फिर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मैस मेजर किया है, अगर उसकी लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम हो, तो फिर आप इन 2 0 को निकाल देंगे, फिर ये दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मैस मेजर किया है, अगर उसकी लीस्ट काउंट 1000 हो, 1000 किलोग्राम हो, तो फिर आप इन तीनों 0 को निकाल देंगे, फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर इस तरह की रकम हो तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी जो है वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हैं रूल्स, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, और इन रूल्स को जो है वो MCQs के अंदर भी पूछा जा सकता है। आपको कोई भी नंबर देगा और पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने इन रूल्स को देखते हुए उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी होती है। सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स वीडियो लेंथी हो रही है क्योंकि इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है।
अब इसका थोड़ा सा काम रह गया। मैं चाहता तो इसके पार्ट्स बना सकता था। पहले पार्ट में आपको जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग करवाया वो करवाता, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रूल समझाता, फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाता जिसमें मैं आपको जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में इनको किस तरह यूज़ करते हैं वो बताता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखें टाइम लगता है, कुछ सीखना हो तो आपको थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो यानी अगर आप थक गए हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को इस यहाँ पे बंद करके दोबारा फिर कभी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहता था कि इस वीडियो को ना, इस लेक्चर को, इस टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा जो है कवर कर दिया जाए। अब हमारा थोड़ा सा काम रहता है, इम्पोर्टेंट काम है, उसको भी समझिएगा कि हम इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशंस में किस तरह यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट वाइट बोर्ड पर उसे समझते हैं। तो अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं, यानी इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है और आपकी एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी बारे में ही है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स, यानी हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो फिर जो आंसर है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो है काउंटिंग करके आंसर लिखते होते हैं। कैसे, इसका मैंने सेंटेंस भी लिखा है, इस सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल समझ लें, चूँकि एग्जाम्पल समझ आएगी तभी हम इस सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लेता हूँ रैंडम, ठीक है, हम कुछ नंबर्स लेते हैं। लट करें, एक हम नंबर ले लेते हैं 3.8, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से। चले मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 4.57, और अब हम इनको डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, यानी हम एक नंबर जो है नीचे ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। लेट कर मैं लेता हूँ 2.043। इस तरीके से मैंने कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और कुछ नंबर्स को डिवाइड किया। अब हम इनका आंसर लेकर आते हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4.57 से, और इसको हम डिवाइड करते हैं 2.043 से। अब देखें कैलकुलेटर पर जो आंसर है वो काफ़ी लंबा सारा आया है, काफ़ी लंबा सारा आंसर आ गया है। तो मैं इस आंसर को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आंसर हमारे पास क्या यहाँ पर आया, 8.5002444738। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताएं कि क्या ये हमें पूरा आंसर लिखना चाहिए या थोड़ा सा लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा आंसर तो हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे। तो मैं बोलूँगा कितना, तो कोई कहेगा इशारे के बाद एक नंबर ले ले, कोई कहेगा इशारे के बाद दो नंबर ले ले। स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होता, फिजिक्स के अंदर हर चीज़ के रूल्स बने हुए हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। अब इस रूल को आपने समझना है। रूल ये है कि जब आप कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है ना, आप पहले उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें कि कितने कितने हैं। अब देखो हमने दो नंबर से तीन नंबर टोटल जिनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, टोटल 3 नंबर्स हैं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आप जानते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। इसमें देखें, इसमें 4, 5, 7 पॉइंट है दरमियान में, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं। इसमें देखें, इसमें 2, 4, 3 तो हमारे रूल्स अभी पढ़े हैं, ये तो नॉन ज़ीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो अगर दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इट मीन्स दैट कि जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, पहले हमें उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो काउंट करने हैं। अब इसके बाद जो आपका आंसर है ना, इसमें इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आंसर के अंदर भी उतने होने चाहिए। रिपीट करता हूँ, जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं ना, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें, उनमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर के अंदर भी उतने ही आएंगे। देखें, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सबसे कम है, चूँकि इसमें 3 और इसमें 4 है, तो कम वाला 2 है। तो हमारे आंसर के अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। तो हमें फिर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी हमें सिर्फ ये 2 चाहिए, बाकी सारे हमने एलिमिनेट कर देने हैं। तो इसको लिख लें 8.5। तो ये 8.5, चूँकि ये 0 है तो ये पीछे वाले को कुछ नहीं कहेगा। अगर ये
अगर ये जो है यहाँ पर ये 5 से बड़ा होता तो हम इसको इंक्रीज़ कर देते, 5 से छोटा होता तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते। राउंड ऑफ के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, मैंने जो है वीडियो इसके ऊपर स्पेशल बनाई है कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई है, ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब ये ऐसा क्यों है, यानी हमने सिर्फ 2 नंबर क्यों लिए, इसकी रीज़न भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं। बिकॉज यहाँ पे जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो 3.8 है, ये ऐसा नंबर है हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, चूँकि इसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उनमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, आंसर के अंदर भी उतने ही होने चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। चूँकि इसमें इसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 है, तो लिहाजा इसीलिए हमारे आंसर के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़ते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। देखें, इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, कीप द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर, तो आपने आंसर के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, इक्वल टू द मेजरमेंट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो आंसर है उसके अंदर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने जो मेजरमेंट जिनको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर के अंदर भी उतने ही आने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें, जब भी आप चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो आपने इस तरीके से अंदाजे के साथ जो है राउंड ऑफ नहीं करना। अंदाजे के साथ आपने नहीं कि चले 2 इशारे के बाद 1 नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इस तरह नहीं, बल्कि अब आपने इस रूल को अपने माइंड में रखते हुए आंसर को राउंड ऑफ करना है। ये रूल कब यूज़ होता है, जब चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हों। अच्छा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स लिखा हुआ थोड़ा सा रेज हो गया, ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, यानी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, तो फिर हम किस तरह कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये बड़ा सिंपल है। इसकी मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर ये लाइन पढ़ेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे किया। लेट करें हमारे पास कुछ नंबर्स है, यही ले लेते हैं 3.8, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4.57 और किसी एक नंबर को माइनस भी कर रहे हैं, चले यही ले लें 2.043। अब देखें, कुछ नंबर्स प्लस हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहे हैं, तो आंसर तो आएगा ना। चलो आंसर लेकर आते हैं, 3.8 प्लस 4.57, तो इसमें से माइनस करते हैं 2.043, तो जी आंसर आया मेरे पास कैलकुलेटर पर 6.327, ये आंसर आया। अब हमने आंसर कितना लिखना है, आंसर जो है उसमें कितने नंबर होने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा जब हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल थोड़ा सा अलग है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग की निस्बत, ये रूल इजी भी है और अलग भी है। वो ये है कि अब यहाँ पर जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इनके अंदर आपने अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करने। करना क्या है कि इशारिया के बाद जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनकी तादाद काउंट करनी है। जिस तरह देखें 3 नंबर ये हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो इन 3 नंबर्स में आप देखें कि इसमें इशारिया के बाद 1 डिजिट है, इसमें इशारे के बाद 2 नंबर हैं, इसमें इशारे के बाद 3 डिजिट्स, देखें इशारे के बाद 1 2 3 नंबर है, इसमें इशारे के बाद 2 हैं। तो जो आपका आंसर है ना, उसमें इशारे के बाद उतने नंबर होने चाहिए, जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उनमें जिसके पास इशारिया के बाद सबसे कम नंबर हैं, आंसर के अंदर भी उतने ही होने चाहिए। कैसे, देखें इसमें इशारे के बाद 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आंसर के अंदर इशारे के बाद कितने नंबर लेने हैं, 1 लेना है, यानी सबसे कम वाले को फॉलो करना है, यानी उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करना है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर इशारे के बाद जो सबसे कम नंबर है वो वाला जो हमारे पास नंबर होगा उसको फॉलो करना है। तो हमारा जो आंसर है उसमें इशारे के बाद 1 नंबर होना चाहिए, तो 6.3। इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दें, आप जानते हैं राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से बड़ा है जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो पीछे वाले को हम कुछ नहीं कहेंगे। अब रीज़न क्या, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज वो जो हमारे पास 3.8 है हैज़ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ या लीस्ट नंबर ऑफ, हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये है जी।
तो यहाँ पर अब हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, जब आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप कोई से भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, मैंने भी रैंडम ही लिए हैं। कीप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल इशारे को बोलते हैं, तो इशारे के बाद आपने उतने प्लेसेस लेने हैं, उतने नंबर्स लेने हैं आंसर में, इन द आंसर, आंसर में इशारे के बाद उतने नंबर लेने हैं, इक्वल टू द, जितने, द मेजरमेंट, जिन मेजरमेंट को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हैविंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे स्मॉल नंबर होंगे, जिस तरह इसमें डेसिमल के बाद स्मॉल नंबर है यानी 1 है, तो आंसर के अंदर भी उतने ही होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और आंसर कैलकुलेटर पे लंबा सारा आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इशारे के बाद कितने नंबर लेने हैं, आपने इस रूल को फॉलो करना है नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट था पॉइंट, और इसमें से अच्छे खासे MCQs बनते हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, 4 से 5 MCQs इन्हीं रूल्स को यूज़ कर कर बने हुए हैं, मैंने उनको अलग से सॉल्व किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए, लास्ट है लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, अलग से शॉर्ट बन सकता है। कहेगा आपको कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, के सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिटेशंस यानी इसकी हद क्या है, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, किन चीज़ों के बारे में ये नहीं बताता, ये आप बता दो। मैंने यहाँ पर इसकी 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको लिखकर आप कंप्लीट 2 मार्क्स ले सकते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, इनकी कुछ लिमिटेशन है, इनकी कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटी इन रीडिंग द स्केल, यानी ये हमें अनसर्टेनिटी तो बताता है लेकिन एरर नहीं बताता। लेट करें आपने जो हमारे पास एक वेट मशीन है, वहाँ पर आपने अपना वज़न मेजर किया, वज़न आया 62.2 किलोग्राम। अब देखें, वैसे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, ज़्यादा एक्यूरेट है कि 62 से कितना ऊपर है वो भी बता रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये तो बता रहे हैं कि आपने जो वैल्यू ली है वो काफ़ी हद तक प्रिसाइज ली है, ठीक है। लेकिन अगर वो वेट मशीन ही ख़राब हो, यानी अगर वो 2 ग्राम या 200 ग्राम वैसे ही ऊपर या नीचे बताती हो, तो वो तो हमें यहाँ पर इससे नहीं ना पता चलेगा, वो तो इस इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी, यानी इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब हो तो रीडिंग देखकर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग देखकर ये नहीं बता सकते कि वो जो स्केल है जिससे हमने मेजरमेंट ली है क्या वो भी ठीक है। तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है उसको काउंट नहीं करते। सेकंड पॉइंट, स्केल रीडिंग लिमिट्स एक्यूरेसी बट एक्चुअल अनसर्टेनिटी मे बी ग्रेटर, हो सकता है जो एक्चुअल अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा हो, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है ज़्यादा हो, वो रीडिंग वैसे ही ख़राब दे रहा हो, पुराना इंस्ट्रूमेंट हो। जिस तरीके से लेट करें आप स्टॉप वॉच के साथ टाइम पीरियड को मेजर करते हैं, तो अगर आप स्टॉप वॉच को ऑन ही देर से करते हैं या वो थोड़ी स्लो चलती है, उसका सेल ख़राब है, तो रीडिंग तो उससे आ जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पता चल जाएंगे उस रीडिंग में कितने हैं, लेकिन क्या वो रीडिंग ठीक है, वो हमें उस वैल्यू को देखकर उस रीडिंग के ठीक होने का पता नहीं चलेगा। यानी जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये क्या वो रीडिंग मुकम्मल ठीक है या गलत है, ये नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि रीडिंग किस हद तक ली गई है, तो इसके बारे में है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में नॉट रिफ्लेक्ट टोटल मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, यानी जो टोटल मेजरमेंट है क्या वो ठीक है या गलत है उसके बारे में नहीं बताते। रियल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व मोर अनसर्टेनिटीज, यानी जब रियल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एरर आते हैं, सिस्टमैटिक एरर आता है, ह्यूमन एरर आता है। यानी कि अगर एक शख्स सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको पता नहीं कि कब स्टॉप वॉच को ऑन करना है, कब स्टॉप वॉच को ऑफ करना है, टाइम पीरियड नोट करते हुए, तो उसका जो टाइम होगा वो जो टाइम निकालेगा, लेट करें उसने 5.24 सेकंड निकाला है। अब देखें ये टाइम उसने इशारे के बाद काफ़ी आगे जाके निकाला है, तो अब अगर वो स्टॉप वॉच जो है उसने देर से ऑन या ऑफ की है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ज़्यादा हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स ये शो कर रहे हैं कि रीडिंग जो है वो अच्छी ली गई है, ठीक है, लेकिन वो रीडिंग ख़राब है। क्यों इसमें एरर है? क्योंकि उस बंदे को पता नहीं था कब उस स्टॉप वॉच को ऑन करना था, कब ऑफ करना था। तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये हमें उस वैल्यू के ठीक होने का पता नहीं देते, सिर्फ ये देते हैं कि रीडिंग जो है किस हद तक ली गई है। सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है, आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है। लेट करें कोई इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पुराना लैब के अंदर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है वैसे ही ख़राब हो गया हो, उससे जब जो आप रीडिंग ले वो रीडिंग वैसे ही गलत निकले। तो यानी रीडिंग को देखकर, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखकर हम उस मेजरमेंट का सही होने का पता
नहीं चला सकते, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स इस बारे में हमें रहनुमाई नहीं करते, इस बारे में नहीं बताते, इनकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर ये लिमिटेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाए तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा मैं आपको वो बता चुका हूँ। इसमें से अच्छे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इसमें से अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।